रचना को नींद नहीं आ रही थी। वह जीवन के इस मोड़ पर आकर अपने को असहाय महसूस कर रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे दिन भी आएंगे कि हर पल बस दुख और तकलीफ के एहसास के अलावा सोचने के लिए और कुछ नहीं बचेगा। एक तरफ उसने गुरुजी के मोह में आकर संन्यास लेने का फैसला लिया था और दूसरी ओर दादा माधवन से शादी करने को कह रहे थे। इसी उधेड़बुन में उलझी रचना सोच रही थी। उसके संन्यास लेने के फैसले से सभी चकित थे। बड़ी दीदी तो बहुत नाराज हुई। यह क्या रचना, तू और संन्यास? तू तो खुद इन पाखंडी बाबाओं के खिलाफ थी, और जब अम्मा के गुरुभाई आकर धर्म और मूल्यों की बात कर रहे थे तो तूने कितनी बहस करके उन्हें चुप करा दिया था। एक बार बाऊजी के साथ तू उनके आश्रम गई थी तो तूने वहां जगह जगह होने वाले पाखंडों की कैसी धज्जियां उड़ाई थी कि बाऊजी ने गुस्से में कितने दिन तक बात नहीं की थी, और आज तू उन्हीं लोगों के बीच। बड़े भाई साहब, जिन्हें वह दादा बोलती थी, हतप्रभ होकर बोले थे, माना कि रचना तूने बहुत तकलीफें झेली है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि तू अपने को गड्ढे में डाल दे। दादा भी शुरू से इन पाखंडों के बहुत खिलाफ थे। वह माँ के लाख कहने के बाद भी कभी आश्रम नहीं गए थे। सभी लोग रचना को बहुत चाहते थे, लेकिन उसमें एक बड़ा अवगुण था, उसका तेज स्वभाव। वह अपने फैसले खुद लेती थी। यदि और कोई विरोध करता तो वह बदतमीजी करने से भी नहीं चूकती थी। इसलिए जब भी कोई उससे एक बार बहस करता तो जवाब में मिले रूखेपन से दोबारा साहस नहीं करता था। अब शादी को ही ले। अमर से शादी करने के उसके फैसले का सभी ने बहुत विरोध किया, क्योंकि पूरा परिवार अमर की गलत आदतों के बारे में जानता था, पर रचना ने किसी की नहीं सुनी। अमर ने उससे वादा किया था कि शादी के बाद वह सारी बुरी आदतें छोड़ देगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि यह सोचकर कि रचना ने अपने घर वालों का विरोध कर उससे शादी की है तो अब वह कहाँ जाएगी, अमर ने उस पर मनमानी करनी शुरू कर दी थी। शुरुआत में रचना झुकी भी, पर जब सब कुछ असहनीय हो गया तो फिर उसने अपने को अलग कर लिया। अमर के घर वाले भी इस शादी से नाखुश थे, सो उन्होंने अमर को तलाक के लिए प्रेरित किया और उसकी दूसरी शादी भी कर दी। अब इससे घर के लोगों को कहने का अवसर मिल गया कि उन्होंने तो अमर के बारे में सही कहा था, लेकिन रचना की हट के चलते उसकी यह दशा हुई है। वह तो रचना के पक्ष में एक अच्छी बात यह थी कि वह सरकारी नौकरी करती थी, इसलिए कम से कम आर्थिक रूप से उसे किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता था। बाबूजी की मौत के बाद माँ अकेली थी, सो वह रचना के साथ रहने लगी। अब रचना का नौकरी के बाद जो भी समय बचता वह माँ के साथ ही गुजारती थी। माँ के पास कोई विशेष काम तो था नहीं, इसलिए आश्रम के साथ उनकी गतिविधियां बढ़ती जा रही थी। आए दिन गुरुजी के शिविर लगते थे और उन शिविरों में उनको चमत्कारी बाबा के रूप में पेश किया जाता था। लोग अपने अपने दुख लेकर आते और गुरु बाबा सबको तसल्ली देते, प्रसाद देकर समस्याओं को सुलझाने का दावा करते। कुछ लोगों की परेशानियां सहज स्वाभाविक ढंग से निबट जाती तो वह दावा करते कि बाबा की कृपा से ऐसा हो गया, लेकिन यदि कुछ नहीं हो पाता तो वह कह देते कि सच्ची श्रद्धा के अभाव में भला क्या हो सकता है। रचना शुरू से इन चीजों की विरोधी थी। उसे कभी धर्म कर्म, पूजा पाठ, साधु संत और इनकी बातें रास नहीं आई थी, पर अब बढ़ती उम्र के साथ उसके विरोध के स्वर थोड़े कमजोर पड़ गए थे। माँ की बातें वह निराकार भाव से सुन लेती थी। माँ ने बेटी के इस बदलाव को सकारात्मक ढंग से लिया। उन्होंने सोचा कि शायद रचना उनके धार्मिक क्रियाकलापों में रुचि लेने लग गई है। उन्होंने एक दिन गुरुजी को घर बुलाया। बड़ी मुश्किल से रचना गुरुजी से मिलने को तैयार हुई थी। गुरुजी भी रचना से मिलकर बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि एक सुंदर पढ़ी लिखी युवती अगर उनके आश्रम से जुड़ जाएगी तो उनका भला ही होगा। गुरुजी ने रचना के मनोविचार भांपे और उसके शुरुआती विरोध को दिल से स्वीकारा।
उन्होंने स्वीकार किया कि वाकई कुछ मामलों में उनका आश्रम बेहतर नहीं है। रचना ने जो बातें बताई वे अब तक किसी ने कहने की हिम्मत नहीं की थी, इसलिए वह उसके बहुत आभारी है। रचना ने गुरुजी से बात तो महज माँ का मन रखने को की थी, पर गुरुजी का मनोविज्ञान वह भांप न सकी। गुरुजी उसकी हर बात का समर्थन करते रहे। अब नारी की हर बात का समर्थन यदि कोई पुरुष करता रहे तो यह तो नारी मन की स्वाभाविक दुर्बलता है कि वह खुश होती है। रचना बहुत दिन से अपने बारे में नकारात्मक बातें सुन सुनकर परेशान थी। उसने गुरुजी से यही उम्मीद की थी कि वह उसे सारी दुनिया का ज्ञान दे डालेंगे, लेकिन गुरुजी ने सब्र से काम लिया और उससे सारी स्थिति ही पलट गई। गुरुजी जब भी मिलते उसकी तारीफों के पुल बांधते। रचना का नारी मन बहुत दिन से अपनी तारीफ सुनने को तरस रहा था। अब जब गुरुजी की ओर से प्रशंसा रूपी धारा बही तो वह अपने आप को रोक नहीं पाई और धीरे धीरे उस धारा में बहने लगी। अब वह गुरुजी की बातें सुनकर गुस्सा नहीं होती थी, बल्कि उनकी बहुत सी बातों का समर्थन करने लगी। गुरुजी के बहुत आग्रह पर एक दिन वह आश्रम चली गई। आश्रम क्या था, भव्य 5 सितारा होटल को मात करता था। शांत और उदास जिंदगी में अचानक आए इस परिवर्तन ने रचना को झंझोड़ कर रख दिया। सब कुछ स्वप्निल था। उसका मजबूत व्यक्तित्व गुरुजी की मीठी मीठी बातों में आकर न जाने कहां बह गया। उनकी बातों ने उसके सोचने समझने की शक्ति ही जैसे छीन ली। जब रचना की आंखें खुली तो वह अपना सर्वस्व गंवा चुकी थी। गुरुजी की बड़ी बड़ी आध्यात्मिक बातें वास्तविकता की चट्टान से टकरा कर चकनाचूर हो गई थी। वह थोड़ा विचलित भी हुई, लेकिन आखिर उसने उस परिवेश को अपनी नियति मान लिया। उसे लगा कि वैसे भी उसका जीवन क्या है। उसने सारी दुनिया से लड़ाई मोल लेकर अमर से शादी कर ली, पर उसे क्या मिला। एक दिन वह भी उसे छोड़कर चला गया और देकर गया अशांति ही अशांति। अमर के मामले में खुद गलत साबित होने से उसका विश्वास पहले ही हिल चुका था। ऊपर से रिश्तेदारों द्वारा लगातार उसकी असफलता का जिक्र करने से वह घबरा गई थी। आज इस आश्रम में आकर उसे लगा कि वह सभी अप्रिय स्थितियों से परे हो गई है। दादा भी माधवन से शादी के लिए उसके बहुत पीछे पड़ रहे थे। वह मानती थी कि माधवन एक अच्छा युवक था, लेकिन वह भला किसी के लिए क्या कह सकती थी। अमर को भी उसने इतना चाहा था, परंतु क्या मिला। दूसरी ओर उसकी बड़ी बहन व दादा चाहते थे कि जो गलती हो गई सो हो गई। एक बार ऐसा होने से कोई जिंदगी खत्म नहीं हो जाती।